हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आप सबकी ये क्लास जैसे कि पॉलिटी, आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस। वैसे पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में भी अंतर है। चलिए बात छिड़ गई तो पहले इसी को बता देते हैं। जो आपकी पॉलिटी होती है और जो आपकी पॉलिटिकल साइंस होती है, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी होती है कि आप जो पॉलिटी आपका सिविक्स कहीं से भी कुछ भी बस इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया जाए उसे पॉलिटी कहते हैं। जो क्रम वाइज से पढ़ाया जाए उसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं अभी आपको वर्तमान में क्या कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मतलब क्रम से पढ़ाया जाए और पॉलिटी मतलब कहीं से कुछ भी कभी भी उठा के पढ़ा दिया जाए कि ये लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो पहले ये बता दिया जाए। और जो चीज़ें क्रम से पढ़ाई जा रही है पॉलिटी में उसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जैसा कि अभी तक राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों तक की बात कही गई थी, बात हुई आपसे, चर्चा पर चर्चा उसमें हुआ। आपने क्लास भी देखा, आपको पसंद भी आई। आपने उम्मीद है, मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग शेयर भी किए होंगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी किए होंगे। ना किए हो तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है। आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। बड़ी मेहनत लगती है ये क्लासें बनाने में, फिर एडिट करने में। अभी ऐसा कोई सोर्स भी नहीं है कि हम किसी को रख सकें समय आने पर, लेकिन सब कुछ करेंगे। ये आप सबसे मतलब खुद से भी है और आप सबसे भी है कि ये समय आने पर धीरे धीरे चीज़ें जरूर बढ़ती हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ एक एक करके ही हम लोग चढ़ पाएंगे और सभी लोग चढ़ते हैं। वे जैसे कि हमारे पीएम साहब कह गए, जब पीएम साहब पिछले वर्ष बोले थे कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, तो पहले वो लोकल ही रहा होगा जो आज ब्रांड बन गया है। तो पहले तो हम लोग छोटे हैं तो छोटे ही माने जाएंगे और छोटे से धीरे धीरे बड़े बनेंगे। ये संघर्ष चलता ही रहेगा। और जैसे कि कहा गया है कि संघर्ष की ओर चलो, जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन है बताना आप लोग कमेंट करके। संघर्ष की ओर चलें, पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की बात करेंगे। तो आप लोग ये मत कहना 352 से 360 पूरा पढ़े, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा वो बताया जाएगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होना, आपको हर एक अनुच्छेद बताया जाएगा। अब मैंने राष्ट्रपति की संकटकालीन या राष्ट्रपति की शक्तियां बताना शुरू किया था, तो इसको यहीं पर निपटा देते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपका अनुच्छेद आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ठीक है। आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 360, ठीक है। तो इनके सब्जेक्ट क्या क्या हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है आपका राष्ट्रीय शासन, ठीक है। राष्ट्रीय शासन एक एक करके फिर हम लोग समझेंगे। पहले आप इसे समझ लीजिए क्या कहा गया, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपात है ना, मतलब राष्ट्रीय आपात, ठीक है। जैसे यहाँ संकटकालीन शक्तियां बताया गया, तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर होगा आपका क्या, राष्ट्रपति शासन, ठीक, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद 360 में आप सभी लोग जान रहे हैं वित्तीय आपात होता है आपका। क्या होता है, वित्तीय आपात क्या होगा आपका, वित्तीय आपात होगा। तो ये सबसे वनडे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां है कि राष्ट्रीय आपात आपकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपात आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन आपका 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात आपके 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग मोटी मोटी पहले समझेंगे। यहाँ से तो लगभग देखो हर एग्जाम में राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब कौन सा पूछ लिया जाए ये हम आप नहीं जानते, ये एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं। बस हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इमरजेंसी है, तो कभी भी मतलब एग्जामिनर के द्वारा पूछी जा सकती हैं। तो आप इनके बारे में जरूर जानेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये तीन आपके अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। 352,
56 और 360 के अंतर्गत। तो हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय आपात। क्या शुरू करेंगे? राष्ट्रीय आपात। क्या शुरू करते हैं? पहले राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात आपका किस आर्टिकल? 352 के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा आपका? तो 352 के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रीय आपात कैसे कैसे लगाया जाएगा? तो राष्ट्रीय आपात आपके राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में, मतलब 3 स्थिति में लगा सकते हैं। 3 स्थिति वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले इनको समझेंगे कि वो 3 स्थिति क्या हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। तो सबसे पहले कहा गया युद्ध। अगर किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध होने पर या बाह्य आक्रमण होने पर, या किसी के द्वारा बाह्य आक्रमण किया गया तो राष्ट्र में आक्रमण होने पर, ठीक है, या फिर 3 स्थितियां मैंने बताया कि युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण होने पर, या सशस्त्र विद्रोह होने पर। ये आपकी 3 स्थिति ऐसी हैं जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इन 3 कारण हैं कि ये 3 मेन कारण, ये 3 परिस्थितियां हैं आपकी, या स्थितियां हैं, ठीक है, जो आप समझ सके। तो पहली कही गई कि युद्ध हो, जैसे किसी देश के साथ युद्ध हो गया है तो राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाएगा। या बाह्य आक्रमण, किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाएगी। या राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्यों की जाती है वो अभी हम बताएंगे। या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या भारत देश में ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी है तो क्या वो विद्रोह हो गया, बड़े बड़े गिरोहों में विद्रोह हो गया तो क्या करना पड़ेगा? हमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी पड़ेगी। कभी कभी ये घोषणा पूरे देश में करनी पड़ती है और कभी कभी ये सिर्फ राज्यों पर लगा दी जाती है। तो इसमें कहा गया है, पहले हम जान लेते हैं सशस्त्र विद्रोह। ये जो आपका सशस्त्र विद्रोह है, सारी बात क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि सशस्त्र विद्रोह आपका है तो कहा गया है कि पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या था? आंतरिक अशांति थी। क्या थी? आंतरिक अशांति थी। आंतरिक अशांति शब्द था, ये जो आंतरिक अशांति शब्द था, पहले ये आपके मूल संविधान में यही शब्द था। लेकिन 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। देखिए सशस्त्र विद्रोह पढ़ने में कितना ठीक ठाक शब्द लग रहा है। आंतरिक अशांति अपने आप में ही अशांति है इसमें, ठीक है ना, इसलिए इस शब्द को हटाया गया कि इसमें पहले से ही विद्रोह जैसी बात झलक रही है, तो इसलिए इस शब्द को हटाया गया, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत होना, क्यों हटाया गया? इसीलिए हटाया गया कि आंतरिक अशांति, ठीक है, तो आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। उद्घोषणा, जैसे मैंने कहा कि इसकी घोषणा कहाँ कहाँ पर हो सकती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, तो अनुच्छेद 352 लगा दिया गया, पूरे भारत में भी तो इसकी घोषणा पूरे भारत में की जा सकती है। इसकी घोषणा कुछ राज्यों में भी की जा सकती है। तो बात यहाँ पर कही गई है कि घोषणा पूरे भारत के लिए हो सकती है या उसके किसी राज्य क्षेत्र के लिए हो सकती है। जरूरी नहीं, फिर अगर हमें डर है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन कहीं आक्रमण न कर दे, हमें डर है कि नेपाल कहीं हमारे देश में न घुस, तो फिर हम उसी राज्य में क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात लगा देंगे। राष्ट्रीय आपात लगाने से लाभ क्या होंगे वो भी आगे हम आपसे बताएंगे, ठीक है। तो उस घोषणा घटना घटित होने पर, घटना घटित हो जाने पर भी लगाई जा सकती है या घटना की आशंका पर भी लगाया जा सकता है। अगर हमें आशंका हो जाए कि राष्ट्र में कोई युद्ध होने वाला है या कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो हम या तो इनके हो जाने के बाद, अब मुझे पता चला कि राष्ट्रीय आपात, मतलब मुझे पता चला कि युद्ध, ऊपर से कोई बम फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, तो अब जब मुझे पता चला तो उसके बाद ही हम लगाएंगे ना। अब तुरंत तो बम फेंकते फेंकते तो लगा नहीं देंगे कि हम बम हैं, हम आए आपके देश में फट जाएं, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो क्या, अब बम गिर गया तो गिर गया, मिसाइल छूट गई तो छूट गई। अब वो धोखे से अभी छूट गई थी जैसे पाकिस्तान, तो चाहे वो मतलब धोखे से छूट जाए या गलती से छूट जाए या जानबूझकर छूट जाए तो क्या होगा? अब छूट गई तो छूट गई, अब पता तो था नहीं कि वो पाकिस्तान पे ही जा गिरेगी, ठीक है। तो अब ये तो है ना कि वहां पर फिर अब हमारे देश में किसी ने मिसाइल छोड़ दी या गलती से छूट गई, तो आने के बाद ही हम ना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय आपात हम घोषित करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो कहा आशंका मात्र से की जा सकती। अगर हमें शंका भी हो गई कि पाकिस्तान हम पर आक्रमण करने वाला है, तो हम तब भी राष्ट्र में अपने क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमें अपने देश को बचाना है, इसलिए, ठीक है।
उद्घोषणा मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सलाह से होती है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट के लिखित सलाह से ही की जा सकती है। ठीक है, यहाँ ये स्मरण रहे कि कैबिनेट शब्द पहले नहीं था, कैबिनेट मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान जो आपका कैबिनेट है, सारे वर्ड कैबिनेट, सारे वर्ड आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। कैबिनेट आपके मूल संविधान में था कि नहीं था? तो कैबिनेट शब्द आपके मूल संविधान में नहीं था, तो कैबिनेट शब्द की जगह क्या था? कैबिनेट शब्द अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट के लिखित सलाह शब्द जोड़ा गया। कैबिनेट को लिखित किससे? 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? कैबिनेट लिखित शब्द जोड़ा गया। आपका जो कैबिनेट है वो लिखित शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। कैबिनेट आपका मूल संविधान में था ही नहीं कि कैबिनेट क्या होता है, मतलब कैबिनेट थी लेकिन मूल संविधान में आपके नहीं लिखा हुआ था। दूसरी बात कही गई, अगर राष्ट्रीय आपात आपका लग गया है तो इसे शून्य भी घोषित किया जा सकता है। कैसे? जैसे कहा गया कि असद्भावना, मतलब इसका कोई मतलब नहीं था फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो कहा गया असद्भावना पूर्ण होने पर उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब जैसे प्रक्रिया पूरी हो गई, अब सरकार अपनी अपनी चलने लगी, तो इसका न्यायिक पुनर्वलोकन होगा। न्यायिक पुनर्वलोकन करके इसे विधि शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर हम पाए कि अरे ये तो अपने लिए राष्ट्रपति जी अपने स्वार्थ या अपने हित के लिए किए थे, तो क्या करेंगे, इसे हम शून्य घोषित कर देंगे। क्या करेंगे, इसे हम जीरो शून्य घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी राष्ट्रपति, क्या होती है, राष्ट्रीय आपात। अभी राष्ट्रीय आपात खत्म नहीं हुआ, अब इसकी क्या करेंगे, मोटी मोटी बात लिखेंगे। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जैसे लिखें राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के अंतर्गत कितने समय के लिए ये लगाई जा सकती है, तो एक बार में। अगर पहली बार ये लगाई गई है तो सिर्फ 1 माह के लिए। कितने माह के लिए? 1 माह। ये बात याद रखेंगे, ये बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। 352 में युद्ध याद रखेंगे, युद्ध की बात कही गई है। सशस्त्र विद्रोह की, मतलब वाह्य आक्रमण की पहले बात कही गई है, वाह्य आक्रमण की बात कही गई है। इसी में सशस्त्र विद्रोह की बात कही गई है। आपके किसकी बात कही गई? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह पहले शब्द नहीं था, इसकी जगह क्या आंतरिक अशांति शब्द था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया और उसे हटाया गया। कैबिनेट शब्द इसमें नहीं था, जैसे मंत्रिमंडल और कैबिनेट की सलाह से सब करेंगे राष्ट्रपति जी, तो ये नहीं था। इसकी उद्घोषणा कितनी हो सकती? 1 माह हो सकती है। सबसे पहले अगर इस राष्ट्रीय आपात लगाया गया भारत में तो सिर्फ 1 माह के लिए लगाया जाएगा। कितने माह के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 माह के लिए लगाया जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया कि यदि 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन कौन होंगे आपके? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों उद्घोषणा का अनुमोदन कर दें कि ठीक है ये उद्घोषणा जो हुई वो सही है, हम मतलब आदेश, अनुमोदन का मतलब हम आदेश देते हैं, दे दें। अगर वो आदेश दे दें दोनों सदन मिलके, तो ये अवधि अगले 6 माह के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए हो जाती है। अब यदि ये 6 माह में, कितना, 6 माह के लिए, अगर ये 6 माह में अनुमोदित करते रहे, 6 माह में अनुमोदित करते तो रहे, तो ये अधिकतम कितनी हो सकती है? ये अधिकतम अनिश्चित काल तक हो सकती है। कितनी? अनिश्चित काल तक आपातकाल, आपका आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय आपात आपका लग सकता है अनिश्चित काल के लिए। अगर दोनों सदन मिलकर 6 माह में अनुमोदन देते रहे कि अनुमति हम दे रहे हैं, आप बस राष्ट्रीय आपात लगाते रहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये अनिश्चित काल के लिए, कई साल के लिए कोई मायने नहीं रखता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो कहा गया है कि वो 6 माह पर उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन होता रहे तो ये अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है, इसकी कोई अवधि नहीं होगी। फिर यदि उद्घोषणा काल में लोकसभा का विघटन हो जाए, जैसे लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, लोकसभा क्या हो, चली जाए, ठीक है, ये राज्यसभा, ये लोकसभा और ये संसद, तो ये संसद के क्या होते हैं, ये 2 खंभ होते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उद्घोषणा तभी प्रवर्तन होगी, तभी परिवर्तन में रह पाएगी जब राज्यसभा तुरंत उद्घोषणा का अनुमोदन करे। मतलब राज्यसभा तुरंत अनुमोदित कर दे कि हम आदेश देते हैं कि ये घोषणा लगनी ही चाहिए, ये आपात लगना ही चाहिए। ठीक है, अनुमोदन कर दे। और जो नई लोकसभा गठित वो 30 दिन, ये भी बात याद रखेंगे, 30 दिन मतलब 30 डेज के
अंदर अनुमोदित करे। क्या करें? 30 डेज के अंदर इसे क्या करें? अनुमोदित कर दे कि ये घोषणा चलनी है, राष्ट्रीय आपात चलना ही चाहिए देश में, राष्ट्रीय आपात की जरूरत है देश को। अभी अगर राष्ट्रीय आपात हटा देंगे, केंद्र के ऊपर मतलब नहीं रहेगा सब कुछ, तो दूसरे देश के लोग हो सकते हैं आक्रमण कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब ये समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको पॉलिटी का नोट्स, पॉलिटिकल साइंस का नोट आपको पूरा तैयार है, पीडीएफ वगैरह। सिर्फ जिस दिन पॉलिटिकल साइंस आदेश ज्यादा हो जाएगी उस दिन आपको धीरे धीरे तो दिया ही जा रहा है, फिर इकट्ठा दे दिया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। आप ये ना सोचे कि अरे हमको तो पीडीएफ नहीं दे, आप बस मुंह जवानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाए। आप वीडियो सुनेंगे तो आपको रिवीजन होगा, फिर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उद्घोषणा का प्रभाव क्या हो सकते हैं? मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आपात लगा है तो क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, सुनिए। इसके सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? राज्य सरकार का केंद्रीय नियंत्रण, राज्य सरकार पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। सबसे पहले राज्य सरकार पर केंद्रीय नियंत्रण या केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार बर्खास्त नहीं हो पाएंगी, मतलब बर्खास्त नहीं होंगी। जैसे अब मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लग गया और यूपी में कौन है? तो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी हैं। तो आपके जो सीएम जी हैं, क्या है, योगी जी या सीएम जी जो हैं, तो ये नहीं कि ये बर्खास्त कर दिए जाएंगे, ये नहीं कि आपकी विधानसभा बर्खास्त कर दी जाए, ये नहीं कि आपकी विधान परिषद, कुछ भी बर्खास्त नहीं होगा। जो जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, लेकिन बर्खास्त भी नहीं होंगे। ये कार्य नहीं करेंगे। कार्य कौन करेगा? केंद्र करेगा। केंद्र मतलब राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों या विधायी विषयों का आवंटन करने वाली 7वीं अनुसूची निलंबित हो जाएगी। मतलब अब 7वीं अनुसूची के अनुसार यहाँ पर कार्य नहीं किए जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि ये सरकार बनी तो रहेगी, बर्खास्त नहीं की जाएगी, परंतु ये कार्य नहीं करेगी। तो 7वीं अनुसूची कैसे कार्य कर सकती है कि राज्य सूची का विषय है तो राज्य ही कार्य करेगी। अरे जब सरकार ही नहीं कार्य कर रही है तो राज्य कैसे मतलब राज्य सूची पर सरकार कैसे काम कर सकती? तो क्या होगा? यहाँ पर केंद्र ही अपना नियंत्रण रखेगा। कौन रखेगा? केंद्र ही अपना नियंत्रण रखेगा। जो 7वीं अनुसूची आपकी है, जो आपके विधायी विषयों की बात कही गई, तो उस पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? आपके ये निलंबित हो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल जाएगा, ठीक है। जब सब कुछ बर्खास्त है, मतलब बर्खास्त नहीं रहेगा लेकिन काम भी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है केंद्र काम करेगा, ठीक है, केंद्र करेगा। इस तरह पूरे देश के प्रशासनिक मशीनर कौन बन जाएगा? आपके केंद्र बन जाएगा। प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे राज्य के भी आप केंद्र ही देगी, केंद्र की तो केंद्र देखेगी ही, ठीक है। एकात्मक हो जाएगी, मतलब जैसे अभी यहाँ पर दोहरी थी कि राज्य की अलग थी और केंद्र की अलग थी, अब क्या दोनों एक ही हो गई। मतलब राज्य तो बर्खास्त तो नहीं हुई लेकिन कार्य भी नहीं कर रही ना। कार्य कौन कर रहा है? तो आपका सेंट्रल कर रहा है। तो जब सेंट्रल कर रहा है तो अब राज्य में भी सेंट्रल कर रहा है और सेंट्रल में तो सेंट्रल कर ही रहा, तो एकात्मक हो जाएगी। मतलब एकात्मक, एक समान मिलकर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एकात्मक हो जाएगी। प्रेस जो आपके प्रेस है ना, प्रेस पर भी नियंत्रण लग जाता है। अनुच्छेद 352 लगने से प्रेस पर भी नियंत्रण लग जाता है। प्रेस को सेंसर दे दिया जाता है, मतलब शांत रहो, न खबर आप फैलाओ और न फैलने दो, ठीक है। सबसे बड़ी बात सेंसर लगने का, एकदम हिंदी लैंग्वेज में समझें, एकदम देहाती भाषा में समझें कि सेंसर का मतलब ही यही होता है कि आप शांत रहें। आप कोई जाके नहीं पूछने लगेंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या केंद्र आप पर नियंत्रण कर रखी, आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मतलब आप अगर न्यूज वाले हैं या प्रेस वाले हैं तो आप जाकर कहीं जगह जगह जनता से नहीं पूछने लगेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगा है तो क्या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या आपके अधिकार छीन रहे हैं, आपको मालूम है आपके कौन कौन से अधिकार छीन रहे हैं, आप बोलिए, आप बोल के बताइए कौन। तो ऐसा कुछ भी मतलब प्रेस नहीं करे। क्यों? क्योंकि उसे सेंसर दिया है। सेंसर का मतलब कि आप ना तो देश की बात बाहर जाने देंगे, ना देश की बात में अंदर किसी को आने देंगे, क्योंकि जनता ऐसे ही परेशान, हैरान परेशान है और सरकार भी हैरान परेशान है। किस लिए? क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा है भाई, छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। क्या हुआ? राष्ट्रीय आपात लगा है। आगे बात कही गई इसमें, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित दो जो अनुच्छेद होंगे वो क्या होंगे? आपके एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ये शांत रहते हैं, इन्हें क्या समय समय पर जगाना पड़ता है। ये 2, 4, 6 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें समय समय पर हम इन्हें क्या करते हैं? उठो भाई, तुम्हारी बारी आ गई है, अब तुम अपना काम दिखाओ। अभी तक सो रहे थे ना, अब सो चुके, अब उठ जाओ लल्ला, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तो क्या होंगे? कौन से ऐसे 2 अनुच्छेद होंगे जो राष्ट्रीय आपात में आपके जग जाते हैं? चलिए बताते हैं उनके विषय में हम। तो आपके अनुच्छेद 358 कौन होगा? आर्टिकल
358 क्या होगा आपका? आर्टिकल 358 जो होगा वो कहता है, क्या कहता है कि भाई हम अब जग गए हैं, हम देखते हैं देश में क्या हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 358 और कोई काम नहीं इनका। ये क्या कहते हैं महाशय, चलिए इनके बारे में सुनते हैं। ये कहते हैं कि अनुच्छेद 358 तो उद्घोषणा होते ही लागू हो जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी वैसे ही ये लागू हो जाते हैं महाराज जी, तब ये जग जाते हैं। इनको जगा दिया जाता है कि भाई देश में राष्ट्रीय आपात लगा है, चलिए तुम भी कुछ कर लो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाते हैं, तुरंत लागू हो जाते हैं। ये अनुच्छेद लागू होकर अनुच्छेद 19 आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपका क्या, आर्टिकल आपका 19 को क्या करते हैं, छीन लेते हैं तुरंत। इनसे कहते हैं भाई अब हम आ गए, हम तुमसे बड़े भाई हैं, अब तुम थोड़ी देर शांत रहो, ठीक। इनको छीन लेते हैं तुरंत ही, ये 19 को ये छीन लेते हैं, क्योंकि 19 में क्या है, आपकी प्रेस आती है, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसी में आता है, इसीलिए इनको तुरंत छीन लेते हैं। आपका 19 क्या है, भारत के नागरिकों के लिए आर्टिकल है सिर्फ, ठीक है, आपके भारत के नागरिकों के लिए ये आर्टिकल है, तो 19 को छीन लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये नहीं कहेंगे विचार, इसमें कही गई बात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए, अब यहाँ इसी में प्रेस भी आता है, तो प्रेस में तो सेंसर लगा दिया गया। अब मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा है, देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है, और हम कहें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें अधिकार दिया गया है। क्यों? हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए इसे सबसे पहले छीना जाता है। क्या जैसे राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है वैसे इसे एक्टिव किया जाता है, ये एक्टिव होता है तो इसको छीन लेता है। क्यों? कहता है भाई हम बड़े हैं तुमसे, अब तुम चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठो, जब तक महीने 2 महीने 6 महीने या निश्चित काल के लिए, तब तक शांत बैठना एकदम। क्यों? क्योंकि जो हम आप हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश की जो जनता है, वो क्या करती है, बोलने में बहुत आगे है, माहिर है एकदम। राष्ट्रीय आपात भी लग गया ना तो कहेगी कि हमें विचार, हमें सोचने समझने बोलने कुछ करने की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 19 कहता है भाई, कि हमें स्वतंत्रता है। देश में राष्ट्रीय आपात लगे, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे, चाहे वित्तीय आपात लगे, चाहे जो लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ये बोलने से पहले अगर हमारे मन में ये विचार भी आ रहे हैं, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, इसके द्वारा तुरंत छीन लिया जाता है। एक ये आर्टिकल एक्टिव हो जाता है। दूसरा आर्टिकल आपका है आर्टिकल 359। ये 2 आर्टिकल आपके अनुच्छेद 352 में ही एक्टिव हो जाते हैं। आर्टिकल 359 कब लागू होता है? तब लागू होता है जब राष्ट्रपति उद्घोषणा में ये उल्लेख करें कि नागरिकों को, जब अपनी उद्घोषणा दें, मतलब अगर राष्ट्रीय आपात लग गया है तो राष्ट्रपति कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। राष्ट्रपति अगर उल्लेख करें कि नागरिकों को अमुक अधिकार है, अमुक अधिकार छीने जाते हैं, मतलब उनके अमुक अधिकार छीने जाते हैं, परेशान ना हो। अनुच्छेद 59 तुरंत क्या करते हैं, अनुच्छेद 59 जो अनुच्छेद 59 है वो 20 और 21 को छोड़ करके, ये बताता है 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद, सभी आर्टिकल छीन लिए जाते हैं। छीन लिए जाते हैं भाई साहब, छीन लिए जाते हैं तुरंत ही। जैसे मैंने कहा इसके द्वारा 19 छीना जाता है, और 359 के द्वारा सभी आर्टिकल छीन लिए जाते हैं आपके, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। 20 और 21 को क्यों छोड़ा जाता है? बहुत बड़ी बात है, इसलिए छोड़ा जाता है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 19 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 तो कहता ही है, क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, हमें अपने प्राण बचाने की स्वतंत्रता है भाई। अब कोई मान लो कोई हमको, अब राष्ट्रपति शासन लगा, हम मीडिया भी नहीं बुला सकते हैं, कैसे बुला, सेंसर लगा है, अब मीडिया भी नहीं आ सकती, अगल बगल के इंसान भी नहीं इकट्ठा हो सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा है। और अगर मान लो राष्ट्रपति शासन, युद्ध हो रहा है और हमारे घर में ही 4-5 तो लखेरे घुस गए हैं मारने के लिए, अब हम क्या करेंगे? क्या हम चुपचाप खड़े रहेंगे? भाई लूट लो जो लूटना हो, यहीं से लेना, यहीं रखा है हमारा माल, यहाँ ये रखा है, वहाँ वो रखा है, लूट लो और लूट के ले जाओ, बस मारना नहीं हमको भाई, ठीक है, लूट लो। तो ऐसा नहीं, अगर वो अपने हथियार उठाते हैं तो हमें अपने प्राणों एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, हम अपने प्राण बचाने के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं। फिलहाल तो हथियार उठाने की बात नहीं है, हथियार मत उठाना, सिर्फ ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, पता चले आप लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 21 में कहा गया कि हथियार उठा लो, ऐसी बात नहीं। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, हमें अपने प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है कि हम अपने शरीर को बचाएं, कैसे बचाना है, ये 21 कहता है। और 20 में है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, अगर किसी प्रकार का हम पर दोष है तो इससे क्या हम संरक्षण पा सकते हैं, इसलिए ये 2 अनुच्छेद छोड़े जाते हैं आपके, ठीक है। अब पूछा जाता है
अभी आप लोग परेशान हो, इसको हम 60 में तुरंत बताएंगे। ये कहानी का था, आप सुन लो। उसके बाद एक पेपर में, मात्र एक पेपर में ये तीनों आपके आ जाएंगे, 352, 356, 360। परेशान बिल्कुल नहीं होना, केवल स्वतंत्र होकर मस्त होकर आप क्लास सुनिए बस, ठीक है। अब कहा गया है कि उद्घोषणा अब तक कितनी बार हुई है, जो आपकी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है अब तक कितनी बार हो चुकी है। तो ये जो आपकी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अब तक 3 बार हुई है, मात्र और मात्र 3 बार हुई है। कब कब हुई है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1962 से 1965। तो 1962 और 1965 में, 65 नहीं 68, 1962 और 1968 में क्यों हुई थी? क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? इंडिया एंड चाइना के साथ। किसका? इंडिया और चाइना के साथ युद्ध हुआ था। और 1965 में क्या हुआ था? जो 1968 है, तो 1965 में आपके 1965 में इंडिया एंड पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा कहा गया है कि 1971 से 1975 के बीच में, 1971 से 1975 के बीच में कब हुआ था? तो फिर क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के युद्ध, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था, इंडिया एंड पाक के बीच हुआ था। दूसरा 1971 से 1975। अब तीसरा कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो तीसरा आपके हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसमें कहा गया है आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। आंतरिक अशांति के आधार पर, मतलब आंतरिक अशांति, जैसे कभी कभी होता है ना दूसरे देशों में भी अशांति फैल जाती है, तो कभी कभी दूसरे देश भी क्या करते हैं, अपने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देते हैं। इतनी बात तो आपकी 352 की हो गई। इसे बस इतना ही समझना है। अब जल्दी से 356 पढ़ लेंगे, और 356 के बाद 360 बहुत छोटा है, तो तीनों आज निपटा देते हैं। वैसे तो ये बहुत लंबी क्लास होती है, लेकिन चलिए। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अब हम आपको थोड़ा सा कम मतलब बताएंगे, क्योंकि अब आप लोग मोटा मोटा सब समझ चुके हैं। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? उद्घोषणा की परिस्थितियां कैसे इसमें तैयार की होती हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए? तो कहते हैं अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355। इससे पहले वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 355 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 355 में कहा गया है कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन कर रही है कि नहीं। ये क्या होगा? केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं। ठीक है, कार्य कर रही है कि नहीं। वैसे हम मुंह से बराबर बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको शब्दों से, कि शब्दों में आपको दिक्कत हो। कार्य के अनुसार मतलब संविधान के अनुसार चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ठीक है। इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को यह सूचना मिलती, राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जो मांगेगा ना, वो राज्य का धीरे से राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है ना, कहीं राष्ट्रपति हमको हटा न दें पद से। इसलिए जो भी राष्ट्रपति मांगते हैं धीरे से, क्या आप बताएं कि सरकार में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, हमें पूरी सूचना दीजिए। तो राज्यपाल जो होंगे आपके, राज्यपाल वो केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जो भी कहते हैं चुपचाप भी कहते हैं, कि जनता भी ना जान पाए, आपके सीएम भी ना जान पाए, तो क्या करेंगे? राज्यपाल जो होंगे चुपचाप राष्ट्रपति को बता देते हैं। तो राज्यपाल या किसी अन्य स्रोतों से राष्ट्रपति को यह सूचना मिलती है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो यह ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन, वहां तो बर्खास्त नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति को राज्य की क्या करेंगे कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर देंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, और वहां पर क्या लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं।
ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कहा गया। 355 और 355 किसमें आता है? 356 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राज्यपाल या किसी और स्रोत से राष्ट्रपति को अगर ये पता चलता है कि राज्य सरकार ऐसा ऐसा कार्य नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर देगी और राष्ट्रपति शासन लगा देगी। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अन्य आधार भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सूचना हो तभी, और भी आधार हो सकते हैं। क्या क्या आधार हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं उनको भी। जैसे कहा गया कि यदि राज्य सरकार अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत दिए गए केंद्रीय अनुदेशों का पालन नहीं करती है। कौन से 56? कौन से अनुच्छेद? 56, 256 और 257। याद रखना इन चीजों को, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं। 256 और 257 के अंतर्गत दिए गए केंद्रीय अनुदेशों का पालन नहीं करती है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन भाई लगा दिया जाएगा। भाई तो उनका तुम कहना मानोगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब मोटा मोटा कहाँ से समझें, चलिए मतलब जमीनी स्तर से समझाते हैं। जमीनी स्तर से कि अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं या आपके भाई बंधु पैसे दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उनको पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? जा रहे हैं पीवीआर में पिक्चर देखने ना, पीवीआर में पिक्चर देखेंगे, फिर वहाँ पिज्जा खाएंगे, फिर वहाँ डोसा वोसा खाएंगे। ठीक, तो चले आए। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने तो दिया था पढ़ाई के लिए पैसा, मान लीजिए आपके घर से 5,000 रुपये आता है। अब आजकल तो 5,000 में कुछ नहीं होता है, 10,000 रुपये आता है। मान लीजिए आपके घर से 10,000 रुपये आया। अब उन्होंने कहा कि 10,000 में ऐसा करना, आप किराया भी दे लेना। अब मान लीजिए 4,000 का रूम है तो किराया भी दे लेना, अपनी कोचिंग की फीस भी निकाल लेना, अपना खर्च भी निकाल लेना और महीने का खर्च भी निकाल लेना। हमने कहा ठीक है, मतलब जिसको दिया गया उसने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। तो उसने क्या किया? 4,000 किराया भी नहीं दिया। सबसे पहले पैसा आया तो क्या किया? पीवीआर गए आराम से 4 मित्र दोस्त को लेकर और वहां पर बढ़िया पिक्चर देखी, पिज्जा विज्जा खाएं, डोसा वोसा खाएं और फिर उसके बाद जब घर आए तो अब किराया देने के लिए पैसे नहीं बचा है। किराया जैसे तैसे 10 करके किराया दे दिया कि यार कहीं मैं किराया न दिए, मकान मालिक न निकाल दे, तो अब खर्चे के लिए पैसा नहीं बचा है। तो क्या करें? जब घर से तुम दोबारा पैसा मांगोगे तो तुम्हारे पर लागू किया जाएगा कि अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं और यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन क्या होगा? चुपचाप घर चले आओ। अब तुमसे खर्चा नहीं जब निपटाया जा रहा है तो चुपचाप घर चले आओ भाई। तो राष्ट्रपति घर का कौन होता है? पिताजी होते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यदि आप दूसरा पॉइंट समझें उसको अन्यथा कोई भी मत लीजिए, किसी के ऊपर नहीं था, सभी लोग जानते हैं, ये सारे उदाहरण होते हैं। दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही गई यहाँ पर, यदि चुनाव में किसी दल को बहुमत ना मिला हो, यदि चुनाव में मान लीजिए चुनाव हुए, अभी मान लीजिए यूपी के चुनाव हुए थे, ठीक है, अब किसी को क्या मिलता? बहुमत ना मिलता, किसी को बहुमत, किसी दल को बहुमत ना मिलता, ना बीजेपी को मिलता और ना पर यहाँ पर एसपी और ना बीएसपी, किसी को बहुमत ना मिलता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तो बहुमत से बहुत अच्छे से जीत गए, अगर ना मिलता अर्थात त्रिशंकु विधान, ये 3 हो गए ना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो और राज्यपाल में सरकार बनाने की सारी संभावनाओं को टटोलने पर, कि राज्यपाल क्या किए? इनको भी टटोल लिए, अरे इनको भी टटोल लिए, इनको भी टटोल लिए। टटोलने का मतलब कि यार इनमें भी मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है और इसमें भी कोई नहीं है, मतलब राज्यपाल जी इसमें टटोल लिए। तो कह रहे हैं राज्यपाल सारी संभावनाओं को टटोल कर यह घोषित कर दिया हो कि राज्य में सरकार बनाने लायक स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ही बनाते हैं ना, आपके मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि स्थिति ही नहीं है, किसे हम राज्य सरकार घोषित कर दें? अब राज्य सरकार तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही घोषित होगी। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? अब कहें दिए, अब राज्यपाल बोल दिए कि स्थिति नहीं, साथ ही साथ नया चुनाव कराने से भी कोई लाभ नहीं है। अगर आप नया चुनाव कराएंगे तब भी यही स्थिति बनी रहेगी ना, इनको भी जनता पसंद कर रही है, इनको भी और इनको भी, अब किसको आप बनाएंगे? तो क्या करेंगे? इस परिस्थिति में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संभावनाएं बहुत कम होती, फिर भी अगर ऐसी संभावनाएं हो गई तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है। इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उद्घोषणा की अवधि क्या होती है? अब इसमें मेन क्या रहता है? अवधि रहता है। तो सबसे पहले जब ये उद्घोषणा होती है कि राज्यपाल में, अरे राज्यों में क्या लगेगी या देश में क्या लगेगी?
राष्ट्रपति शासन लगे तो उद्घोषणा की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है आपकी? 2 माह हो सकती है। पहले जब लगेगी तो 2 माह हो सकती है। फिर अगर ये 6 माह में अनुमोदित होती रहे तो अधिकतम कितनी लगेगी? अधिकतम मात्र 3 साल की लगेगी। कितनी? 3 साल की लगेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी तो विवेकाधीन शक्तियां हैं, अभी और पढ़ाएंगे, वो कल बताएंगे आपको। तो उद्घोषणा कितनी होती है? जैसे मैंने बताया कि उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 2 महीने रहेगी। यदि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन उद्घोषणा को अनुमोदित कर दें तो अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। इस तरह 6 महीने के अंतराल पर यदि उद्घोषणा का अनुमोदन होता रहे तो यह अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यह अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाया जाता है तो ऐसा तभी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग ये प्रमाण पत्र दे। 1 साल से जब अधिक बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? जब निर्वाचन आयोग ये प्रमाण पत्र दे, क्या प्रमाण पत्र दे कि राज्य में चुनाव कराने लायक नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। अगर क्या होगा आपका? निर्वाचन आयोग ये प्रमाण दे 1 साल बाद, अब मान लो अधिकतम तो 3 साल के लिए होती है, लेकिन 6 महीने के लिए जब 1 साल पूरे हो जाएं तो 1 साल में क्या होगा? आपका निर्वाचन आयोग ये प्रमाण दे किसको? राष्ट्रपति जी को, कि यहाँ पर चुनाव कराने लायक बिल्कुल नहीं, तो ये फिर अवधि आपकी 3 साल तक बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब उद्घोषणा का प्रभाव क्या क्या हो सकता है? तो राज्य सरकार तुरंत बर्खास्त कर दी जाएगी। उसकी सारी शक्तियां कहाँ? केंद्र में पहुंच जाएंगी भाई, सेंटर में फिर पहुंच जाएंगी, तुरंत इकट्ठे से केंद्र में आ जाएंगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंडा होता है ना कि हम हमारे ये एजेंडा है, एजेंट के रूप में करेगा। इस तरह केंद्र सरकार ही राज्य के लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी और आपका बजट पारित करेगी, क्योंकि 3 साल के अंतर हो सकता है बजट भी आ जाए, तो बजट तो हर साल आता है ना। तो क्या होगा? आपकी क्या होगी? केंद्र सरकार ही यहाँ पर बजट पारित करेगी। ठीक है, बजट पारित करेगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं, राज्य की विधानसभा भंग की जा सकती है या इसे निलंबित रखा जा सकता है। निलंबित होने का अर्थ है कि यह बनी तो रहेंगी लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगी। जैसे मैंने अभी कहा है कि विधानसभा भंग कर दी जाएंगी या फिर इनको क्या किया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबित करने का मतलब कि ये सरकार में तो बनी रहेंगी लेकिन कार्य कोई नहीं करेंगी। कि मान लीजिए सरकार कोई राज्य का मैटर है तो सोचो राज्य विधानसभा कार्य जाके नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र की शक्तियां और राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति शासन लगते ही विधानसभा भंग कर दी जाती थी। जब तक राष्ट्रपति शासन रहता था तब तक विधानसभा भंग कर दी जाती थी। लेकिन 1993 से मुंबई एक कौन सा वाद है? मुंबई वाद में न्यायालय ने कहा कि विधानसभा को तब तक भंग न किया जाए जब तक 2 महीने के भीतर उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन नहीं हो जाता, क्योंकि इसकी अधिकतम अवधि कितनी है? पहले 2 माह है, फिर उसके बाद 6 माह पे अगर दोनों सदन मिलकर अनुमोदित करते रहेंगे तो अधिकतम कितना पहुंच जाएगी? 3 साल पहुंच जाएगी। अगर 1 साल बीत गए तो निर्वाचन आयोग ये मतलब प्रमाण पत्र दे कि यहाँ पर इस राज्य पर चुनाव कराने लायक नहीं, तो यह अवधि 3 साल तक जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने अधिकार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेस से बात कर सकते हैं, आप प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, आप भ्रमण कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आपको जहाँ मने वहाँ जाइए। उद्घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? अभी तक अब तक लगभग 100 बार हो चुकी है। कितनी बार? 100 बार हो चुकी है। सबसे ज्यादा तो अपने यूपी में हुई है। कहाँ पर हुई है? आपके यूपी में हुई है। 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। कहाँ पर? जून 1951 में पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। सबसे लंबी अवधि पंजाब में ही थी, शायद 1.5-2 साल की थी। तो सबसे लंबी अवधि कहाँ की थी? पंजाब की ही थी। आपकी कहाँ की थी? पंजाब की ही थी। ठीक है, अगला है 356। आपका 356 कहता है और सबसे अधिक बार आपके यूपी में, फिर उसके बाद केरल में। सबसे अधिक बार यूपी में 10 बार, केरल में आपके 9 बार लग चुकी है। ठीक है, केरल में कितनी बार लग चुकी है? 9 बार। अब कहा जाता अनुच्छेद 356 राज्यों के लिए पीड़ादायक ही बना रहा है, क्योंकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग बहुत अधिक हुआ है, 1977-78 में
क्या हुआ था, जनता दल आई थी। क्या 1977-78 में जनता सरकार सत्ता में आई तो उसने 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार को क्या किया, बर्खास्त कर दिया। फिर 2 साल बाद जब इंदिरा गांधी लौटकर सत्ता में आई तो उन्होंने इसका बदला लेते हुए इसका बदला लिया। क्या लिया कि पहले जनता सरकार जैसे आई 1977-78 में, तो 9 राज्यों पर क्या की, कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दी और राष्ट्रपति शासन लगाकर अब कार्य करने लगी। और फिर 2 साल बाद मतलब 80 के आसपास क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी आई तो वो जनता सरकार की 9 राज्यों पर ही जनता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दी। ठीक है, 9 राज्यों की जनता सरकारों का बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दी। ये थी राष्ट्रपति शासन की आपकी कहानी। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, वित्तीय आपातकाल। ये बिल्कुल छोटा है, 5 मिनट लगेंगे, आप लोग टेंशन न लें। वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 किसमें कहा गया है, आर्टिकल 360 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जब भारत या उसके किसी क्षेत्र का वित्तीय स्थापत्य संकट में हो, जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र पर, भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र पर क्या हो, राज्य क्षेत्र का आपके वित्तीय स्थायित्व संकट में हो। ठीक है, क्या हो, स्थायित्व संकट में हो, अर्थात दिवालियेपन की स्थिति में आ गई हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर देगा। दिवालियेपन की, जैसे मैंने राष्ट्रपति के साथ उसमें बताया था कि राष्ट्रपति की अवधि 35 वर्ष होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, आपका दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालियेपन की स्थिति में ना हो। तो ये पागल तो आप जान रहे हैं कैसा हो, पागल आप बोल देते ना, अरे पागल है, बड़बड़ाता ही रहता है, जब नहीं तब ना। रोड पे कोई आपसे कुछ लेने आ जाए तो आप कहेंगे अरे पागल है, बड़बड़ाता रहता है, हम इसको आज से नहीं जमाने से जान रहे हैं, पागल है। ठीक, उसको आप पागल कह दिए। अब दिवालियेपन कौन होगा, जैसे आपके नीरव मोदी कौन है, विजय माल्या, ये क्या है, दिवालियेपन में आते हैं, दिवालियेपन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा क्या लिया, लोन लिया, लोन लेकर फिर क्या हुए, भाग गए यहाँ से। क्यों, क्योंकि अब लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब लोन लेके यहाँ से खसक लिए तो क्या किसपन की स्थिति में आ गए, दिवालियेपन की स्थिति में आ गए। तो दिवालियेपन की स्थिति आ गई हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। घोषणा की अवधि बिना संसदीय अनुमोदन के घोषणा की अवधि अधिकतम 2 माह तक रह सकती है। अवधि कितनी होगी, अधिकतम 2 माह तक की हो सकती है। जैसे अभी कोरोना काल में एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा ना हो जाए कहीं वित्तीय, लेकिन पीएम जी धीरे से संभाल ले गए, देश को भी संभाले और वित्तीय आपात की स्थिति भी नहीं आई और धीरे से देश को वहां से निकालकर आगे ले गए। चलिए, तो बिना संसदीय अनुमोदन की घोषणा की अवधि 2 माह तक हो सकती है। यदि 6-6 माह तक, दोनों सदन 6-6 माह के भीतर उस घोषणा को संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो रहे तो ये क्या हो, ये भी क्या होती है, अनिश्चित काल तक हो जाती है, अनिश्चित काल तक। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, इसमें भी 2 माह है, इसके ऊपर वाले में राष्ट्रपति शासन में 2 माह थी, उसमें कितनी थी, 1 माह थी। तो 1-2-2 याद रखेंगे, 1-2-2। ठीक है, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा। इसका वित्तीय आपात अगर हो गया, मान लीजिए वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाए तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा आपका केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती। अभी जैसे कोरोना काल में काफी मतलब राज्यों और केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों की वेतन और भत्तों में कटौती की गई थी, तो इसीलिए ये लग रहा था कि कहीं आपातकाल की मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा न कर दी जाए। लेकिन धीरे से मतलब काम तो क्या होगा, केंद्र के और राज्य के वित्तीय जो होंगे कर्मचारी, उनके वेतन और भत्तों से थोड़ी थोड़ी सी कटौती की जाएगी कि देश के लिए कार्य चलता रहे, समस्या भी ना आए। ठीक है, दूसरी बात कहेगी सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाएगी। जितने भी न्यायाधीश होंगे उनके वेतन और भत्तों से कटौती की जाएगी। राज्य के धन विधेयक, जो आपके राज्य का धन विधेयक होगा, धन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखेगा। इसी अनुच्छेद में 360 में ही कहा गया कि राज्य के धन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखेगा। अगर वो अनुमति दे दें कि धन विधेयक आप खोल दो, अपना क्या करो, धन विधेयक खोल दो, अपनी तिजोरी खोल दो, तो राज्यपाल जी भी अपनी तिजोरी खोल दे, नहीं तो उसे आरक्षित रखेंगे राष्ट्रपति के लिए। अब इसमें बात कहेगी कि अब तक कितनी बार घोषणा हुई है, अब तक कितनी बार ये लगा है, तो ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है
और भगवान न करे कि ऐसा हो, सब कुशल मंगल चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी क्या थी, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ थी। जैसे कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का आज यहाँ पर क्या हुआ, ताबड़तोड़ तरीके से इन्हें फोड़ फाड़ दिया गया। ठीक है, अब इन्हें अगर एक लाइन में समझना हो, एक लाइन में बस हम लोग समझते हैं, फिर क्लास को तुरंत ओवर करते हैं हम लोग, क्योंकि क्लास अगर लंबी हो रही है, हमें लग रहा है थोड़ी सी क्लास लंबी हो जा रही है, लेकिन आपको ये समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए देखते हैं, इस इधर लिख लीजिए 352, इधर लिखेंगे आप 352, इधर लिखेंगे 356, इधर लिखेंगे आप 360। ठीक है, अब इन्हें हम नहीं बताएं, इसे राष्ट्रीय आपात, इसे राष्ट्रपति शासन, इसे वित्तीय आपात, आप ये बात जान रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि उद्घोषणा, यहाँ लिख लें उद्घोषणा, यहाँ पर उद्घोषणा। ठीक, उद्घोषणा कब की जा सकती है, तो युद्ध बाह्य आक्रमण, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर उद्घोषणा कब की जाती है, तो युद्ध बाह्य आक्रमण। अब इतनी भाषा से आप समझ गए होंगे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के तौर पर 352 लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, संवैधानिक मशीनरी, क्या लिखेंगे, संवैधानिक मशीनरी क्या हो जाती है, केंद्रीय संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, संवैधानिक मशीनरी, हाँ संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर क्या होगा, फेल होने पर, जैसे राज्य की सरकार क्या हो, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तो 356 राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रपति शासन है ना, तो इसके लिए यहाँ क्या वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में, मतलब वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में। ठीक है, वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में। ठीक, इतनी बात कही गई। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या किया जा सकता है, तो इसमें क्या कहेंगे, हो सकता है, 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 न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, जांच करेंगे तभी ना, नहीं तो इसे शून्य घोषित कर देंगे, इसकी भी जांच की जाएगी, नहीं शून्य घोषित, इसकी भी जांच की जाएगी। ठीक, तो हो सकता है। इनकी अवधि कितनी होगी, अवधि जैसे कि मैंने बताया 1 माह, 2 माह और फिर 2 माह, क्या होगी, 1 माह, 2 माह, 2 माह। ठीक है, 1 माह के साथ क्या लिखेंगे, अनिश्चित काल, मतलब अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। इसके आगे लिख लेंगे 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, और इसके आगे भी लिख लेंगे अनिश्चित काल। ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं। आप बाकी जितनी कहानी गाता हुई आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। इसके बाद कहा गया यहाँ पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, प्रभाव भी आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। फिर भी प्रभाव, जैसे राज्य सरकार की शक्तियों का केंद्रीय नियंत्रण, जो राज्य सरकार होंगी, राज्य सरकार की शक्तियों का केंद्रीय नियंत्रण। ठीक, केंद्र के हाथों पे राज्य सरकार का नियंत्रण आ जाएगा। दूसरे में कहा राज्य सरकार, इसमें क्या हो सकती है, बर्खास्त हो सकती है, राज्य सरकार बर्खास्त हो सकती है। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया, कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से कटौती होगी, कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से कटौती। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब तक कितनी बार, तो क्या लिखेंगे, अब तक ये 3 बार, ये 100 बार, 1 बार भी नहीं, 1 बार भी नहीं। ठीक है, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप बना लेंगे तो 3 से 4 प्रश्न यहीं से हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न क्यों गए, क्योंकि साल में अच्छे एग्जाम साल में 3 ही 4 होते हैं, और हर बार लगभग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपका क्या किया जाता है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मेरा मार्कर कहाँ चला गया है, ब्लू वाला, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे। इसमें कहा गया है मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, मूल अधिकार आपके प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल अधिकार पर प्रभाव, ऐसे ही लिख लीजिए, मूल अधिकार पर प्रभाव। सही से दिख रहा है आप सबको, बिल्कुल शानदार तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं मूल अधिकारों, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी चले जाते हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, तो ऐसे लिख लीजिए 20 और 21 को छोड़कर
सभी छिन जाते हैं, छिन जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? सभी छिन जाते हैं। और इसमें कोई प्रभाव, मैंने बताया कि अगर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और मैंने वित्तीय आपात में भी कोई कुछ बताया ही नहीं है, तो क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपका राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां क्या थी? संकटकालीन शक्तियां, यार लिख लीजिए, संकटकालीन शक्तियां समाप्त हुई हैं। ठीक है, तो इस अब बहुत अच्छे से आप ये क्लास लेना, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्लास से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल में भी बताया, वरना इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी मोटा मोटा बता देती कि 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात या वित्तीय शासन बता देते हैं क्या कब कितनी बार लगे हैं। तो राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार लगा है, राष्ट्रपति शासन आपका 100 बार लग चुका है, वित्तीय आपात आपका 1 बार भी नहीं लगा है। ऊपर से ये काम न करिए कि ना आगे लगे, कोई मतलब जरूरी नहीं है। ये 1 माह पहले शुरुआत में, फिर 6-6 महीना में दोनों सदन अनुमोदित करते रहेंगे, तो अनिश्चित काल के लिए ये 2 माह के लिए शुरू में जाएगा। अगर दोनों सदन 2-2 6-6 महीने में अनुमोदित करें, 3 माह 3 वर्ष के लिए हो सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग अगर 1 साल के अंदर प्रमाण दे देगा तब ये 3 साल के लिए होगी, नहीं तो इसे ये 2-2 माह के लिए रहेगा, अनिश्चित काल के लिए रहेगा। तो हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। समय आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल के साथ साथ अपनों का ख्याल रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार लाड दुलार दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में हम सब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।